Hello students, welcome back. Today we'll start with macroeconomics, chapter 2, basic concepts of macroeconomics. Okay. In the in this chapter, we'll first begin with domestic territory of a country. Okay. What do you mean by domestic territory? What domestic brings you in mind, take you back in your childhood? और वहां से हम लोग को याद आ जाता है डोमेस्टिक एनिमल्स कि भाई काउ गोट शीप ये सारे डोमेस्टिक एनिमल्स रहते हैं। इसी तरीके से डोमेस्टिक टेरिटरी भी कुछ होता होगा जिसे हम पाल सकते हैं। नहीं, इकोनॉमिक्स में डोमेस्टिक टेरिटरी का बहुत वाइड स्कोप है, बहुत वाइड मीनिंग है, जो ये कहता है कि कोई भी एरिया जिसके विदिन, जिसके अंदर आप गुड्स, पर्सन और सर्विसेज इजीली सर्कुलेट कर सकती है, इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट, उसे आप बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। मतलब जिसे गवर्नमेंट अलाउ करती है, मतलब कोई भी एरिया जिसके अंदर आप इजीली पर्सन का मूवमेंट हो सकता है, या जिसमें शिप्स वगैरह का मूवमेंट हो सकता है, जिसके अंदर कोई भी सर्विसेज और गुड्स का मूवमेंट हो सकता है, दैट इज योर डोमेस्टिक टेरिटरी। ओके। और जो भी इनकम आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आप अर्न करते हो, मतलब बेसिकली ऐसा नहीं कि जो हमारे जोग्राफिकल एरिया है, जैसे इंडिया का जो जितना भी जोग्राफिकल एरिया है उससे हम कंसीडर करेंगे डोमेस्टिक, नहीं। इसका मतलब ये नहीं होता कि इंडिया के जोग्राफिकल एरिया के विद इन जो जो एरिया आता है वो डोमेस्टिक, नहीं। डोमेस्टिक मतलब हर वो जगह जहां पर गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन चलते हुए, जहां पे गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन है, और जहां पे आपकी गुड्स और सर्विसेज और जहां पे आपके प्रोडक्ट्स या फिर पर्सन इजीली मूव कर सकते हैं, लेकिन इजीली मूव within the administration of government, उससे हम बोलते हैं डोमेस्टिक। आई रिपीट, डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब ये होता है कि वो सारे एरियाज जिसमें फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्री मूवमेंट ऑफ पर्सन है विद इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अंदर जो भी मूवमेंट है गुड्स एंड सर्विसेज का, या जो भी मूवमेंट है आपके पर्सन का, उसे आप बोलोगे डोमेस्टिक टेरिटरी। और उसमें जो भी आपने इनकम अर्न की है उतने डोमेस्टिक एरिया में, उतनी टेरिटरी में जो भी इनकम अर्न होती है उसे आप बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। ओके, लेट्स रीड that what is domestic territory basically and what does it includes, उसके अंदर कौन सी चीजें आती है। ठीक है, by domestic territory a layman means political frontier of a country, but in national accounting it is used in the wider sense. Domestic territory, as used in national accounting, has a special meaning and is much bigger than the political frontiers of a country. According to United Nations, economic territory is the geographical territory administered by government within which person, goods and capital circulate freely. Okay. यहाँ पे बोला है ज्योग्राफिकल टेरिटरी, पर ज्योग्राफिकल टेरिटरी मतलब जो इंडिया की बॉर्डर उसके बाहर आप चले जाते हो तो डोमेस्टिक नहीं गिनाता, ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स। आपको वो चीज आगे समझ में आएगी। Clearly, freedom of circulation of person, goods and capital is a basic criteria of economic territory for including in it. ठीक है, कहीं पे भी जहां पे फ्री मूवमेंट हो आपके गुड्स का, पर्सन का और कैपिटल का, is a basic criteria for economic territory for including in it. Thus, those parts of political frontier of country whose government does not enjoy this freedom, for example embassies, are deemed to be outside the economic territory. जहां पे मतलब जहां पे इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं है वो कंसीडर किया जाता है आउट ऑफ आवर टेरिटरी। ठीक है, रिमेंबर दैट इनकम जनरेटेड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग अ ईयर इज डोमेस्टिक इनकम. Mind embassies are not included in domestic territory as they are not administered by the government of the country. जैसे यूरोपियन एम्बेसी हमारे वहां पर है तो वो हमारी टेरिटरी में कंसीडर नहीं होगा, डोमेस्टिक टेरिटरी में कंसीडर नहीं होगा। उसका रीजन ये है कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट नहीं कर रही, मतलब हमारी गवर्नमेंट नहीं कर रही। किसकी गवर्नमेंट कर रही है? यूरोपियन गवर्नमेंट कर रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन होना, गवर्नमेंट का होल्ड होना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट
Again, note that domestic territory is called economic territory. Yes, domestic territory is also known as economic territory. The following items are included in domestic territory. क्या क्या included है domestic territory में? तो the following items are included in domestic territory. First is territory. What domestic territory includes? First, territory lying within the political frontiers of a country includes territorial water also. मतलब territories including or lying within the political frontiers of a country. मतलब हमारी political frontiers मतलब जो जिसका हिस्सा जिसकी ओनरशिप हमारी है वो तो हमारा है, ठीक है, उसके साथ साथ जो टेरिटोरियल वाटर्स है वो भी, that is all considered as domestic. Second, ships and aircrafts owned and operated by the resident between two or more countries. जो ships और aircrafts है जो दो कंट्री के बीच में चल रहे हैं पर किसके ओनरशिप रहती है? फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया और एयर इंडियन लाइंस है, एयर इंडिया एयरलाइंस जो है, ठीक है, तो उसके एरोप्लेन्स अगर उड़कर सिंगापुर जा रहे हैं तो सिंगापुर का नहीं हुआ, तो वो एरोप्लेन सिंगापुर का नहीं कहलाता, वो एरोप्लेन इंडिया का कहलाता है क्योंकि उसकी ओनरशिप इंडिया की है, क्योंकि उसका एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया का है, ठीक है। हियर एग्जांपल इज इंडियन शिप्स मूविंग बिटवीन यूके एंड पाकिस्तान, ठीक है, जो इंडियन शिप्स यूके और पाकिस्तान के बीच में मूव कर रही है रेगुलरली या फिर पैसेंजर प्लेन्स ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया बिटवीन रशिया एंड जापान आर पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री, ठीक है, आर पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, ओके। सो जो भी चीज आपके किसी भी कंट्री के बीच में चल रही हो, कोई भी कंट्री में जा रही हो, चाहे फिर वो यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे फिर वो अफ्रीका हो, चाहे फिर वो कहीं पे भी जाए, पर अगर उसकी ओनरशिप इंडिया की है, अगर उसका एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट जो है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का है वो इंडिया के अंडर करा जा रहा है, उसका होल्ड इंडिया का है, इंडियन गवर्नमेंट का है, तो वो हो जाएगा डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। अब fishing vessels, oil, natural gas rings and floating platforms operated by the resident of country in the international waters or by engaging in extraction in areas where the country has exclusive rights of operation. For example, fishing boats operated by Indian fishermen in international waters of Indian Ocean. Indian Ocean का जो international waterways है वहां पर अगर हमारे फिशरमैन उनकी बोट्स रख रहे हैं और वहां पे वो लोग फिशिंग कर रहे हैं तो वो कंसीडर होगा एज अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, भले वो ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा नहीं है, वो इंटरनेशनल है, पर वहां पे जो गुड्स और सर्विसेज और पर्सन का मूवमेंट हो रहा है वो गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के विदिन हो रहा है और वो इंडियन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के विदिन हो रहा है, इसीलिए वो हो जाता है डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। इज दैट क्लियर? So first it says that all the political frontiers of the country as well as the water territorials. Second, it says all the ships and airplanes which are moving between the countries, but it is owned by our residents. Then third says any fishing vessels, oil and natural gas rings, floating platforms which are doing operation in any other area or in any other international waters, but we have the ownership over them. We have the ownership over those fishing vessels, oils and natural gas. Then it counts in the domestic territories of India. Is it clear? Fourth, embassies, consultants and military establishment of the country located abroad. अब कुछ embassies वगैरह होती है, जैसे पाकिस्तानी एम्बेसी अगर इंडिया में है तो पाकिस्तानी एम्बेसी जो इंडिया की नहीं हो जाती, ठीक है, वो तो पाकिस्तान की ही कहलाती है। इसी तरीके से अगर इंडियन एम्बेसीज किसी भी यूरोपियन कंट्री में है तो वो यूरोपियन नहीं हो जाती, वो इंडियन ही कहलाती है, बिकॉज इट वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, ओके। पहला क्या था? ऑल द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स एज वेल एज टेरिटोरियल वाटर्स। फिर एयरवेज और शिपवेज आती है। थर्ड, जो भी फिशिंग वेसल्स, फ्लोटिंग ऑयल वेसल्स और ये सारे होते हैं वो भी हमारी टेरिटोरियल्स में आएंगे अगर उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस है, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंडियन गवर्नमेंट कर रही है। एंड फोर्थ इज ऑल द एम्बेसीज, अगर हमारी मिलिट्री किसी और बॉर्डर पे काम कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो हमारी मिलिट्री उनके लिए, उनके देश के लिए काम कर रही है, इट इज वर्किंग फॉर अस,
Is that clear? To illustrate, Indian embassies in Russia, America, and other countries will form parts of domestic territory of India. Similarly, embassies of other countries like Japan, Russia, America, located in India, Indian embassies in Russia, America, and other countries will form part of domestic territory of India. Similarly, other countries like Japan, Russia, America, located in India, are part of domestic territories of their own country and not of India. जैसे हमारी embassies अगर किसी और country में located है, तो वो हमारी कहलाती है, हमारा डोमेस्टिक टेरिटोरियल कहलाता है या हमारा इकोनॉमिक टेरिटोरियल कहलाता है. इसी तरीके से हमारी कंट्री में भी कुछ बाहर की कंट्रीज वालों की एम्बेसीज है, तो वो हमारी नहीं कहलाती, वो उनकी कहलाती है. समझ में आया? जैसे अगर रशियन एम्बेसी हमारे वहां पर है तो वो इंडियन नहीं हो जाती जस्ट बिकॉज कि वो हमारे जोग्राफिकल एरिया में है, वो उनकी ही कहलाती है, वो रशियन ही कहलाती है. उसका रीजन ये है कि उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरा पूरा जो है वो रशियन गवर्नमेंट कर रही है. इज दैट क्लियर? Okay. Now, what domestic territory does not include? कौन सी चीजें ऐसी है जो डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड नहीं करती? तो First, territorial enclaves like embassies used administered by the foreign government. ये मैंने अभी आपसे के साथ डिस्कस किया कि जो भी एम्बेसीज फॉरेन एम्बेसीज हमारे वहां पे है वो काउंट होती नहीं है. सेकेंड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच आर फिजिकली लोकेटेड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ कंट्री, देयर ऑफिसेज फॉर्म पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल टेरिटरी. हाँ, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो फिजिकली ज्योग्राफिकल बाउंड्री हमारे वहां पर है. फॉर एग्जाम्पल कोई दुबई का कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फिजिकल स्ट्रक्चर हमारे वहां पे हमारी कंट्री के अंदर है, पर देयर ऑफिसेज फॉर्म पार्ट ऑफ इंटरनेशनल, पर उसका हेड ऑफिस दुबई में है, तो वो इंडियन नहीं कहलाता, वो डोमेस्टिक कहलाता है. समझ में आया? इज इट क्लियर? So first, all the embassies and others whose main offices lies in the international territorial. Is that clear? Now, second is resident of a country. Resident of a country. कौन resident कहलाता है? Who is the normal resident of a country? A very important answer usually asked in 2 marks and 3 marks. Okay? Resident or normal resident of a country. National income has also been defined as a sum total of factor income earned by normal resident of a country during a year. फैक्टर इनकम क्या होता है स्टूडेंट्स? इफ यू हैव रिमेंबर्ड चैप्टर 1 में हम लोग ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. जो हाउस होल्ड फर्म्स को देते हैं, जिसके अगेंस्ट फर्म्स हाउस होल्ड को क्या देती है? लैंड के अगेंस्ट रेंट, लेबर के अगेंस्ट वेजेस, कैपिटल के अगेंस्ट इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर के अगेंस्ट प्रॉफिट. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो थी, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री. जो भी सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम है जो हमारा नॉर्मल रेसिडेंट अर्न कर रहा है एक साल के अंदर अंदर, जो भी सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम एक साल के अंदर अंदर हमारा नॉर्मल रेसिडेंट अर्न कर रहा है, उसे हम बोलेंगे national income. ठीक है, that counts in our national income, sum total of factor income earned by normal resident of a country during a year. Thus, like domestic territory, normal resident has a special meaning and importance in national accounting. A resident is said to be a person who ordinarily resides in a country whose center of economic interest lies in the country. जो इंडिया में रहता हो, मतलब किसी भी कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट आप कब कहलाते हो? जब आप रहते हो उस कंट्री में हो और आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में. दो चीजें, पहले आप रहते वहां पर हो और आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इसी कंट्री से है. दो चीजें काउंट होती हैं, आप रहते भी वहां पर हो और आपका इकोनॉमिक interest भी इसी country में. He is called a normal resident since he normally lives in the country of his economic interest. The period of stay should be at least 1 year or more. हाँ, जो रहने का जो आपका स्टे है वो 1 साल या 1 साल से ज्यादा का होना चाहिए. Staying for more than a year and having economic interest, earning, spending, accumulation are two normal conditions for becoming a normal resident. Yes, staying for more than 1 year, 1 साल से ज्यादा आप इंडिया में रहो, ये पहली कंडीशन है. एंड सेकेंड, हैविंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट. इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब आप अर्न यहाँ पर कर रहे हो, आप स्पेंड यहाँ पर कर रहे हो, आप एक्यूमुलेट मतलब सेव यहाँ पर कर रहे हो,
तो आप नॉर्मल रेसिडेंट कहलाओगे। इज इट क्लियर? आप यहाँ पर एक साल से ज्यादा रहो, आपका सारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट से मतलब है कि आप अर्न भी यहाँ कर रहे हो, आप स्पेंड भी यहाँ कर रहे हो, आप सेव भी यहाँ कर रहे हो, तो आप रेसिडेंट हो। इज इट क्लियर? Now, are two normal conditions for becoming normal resident. It needs to keep in mind that national income is the sum total of income of only normal residents of a country during a year. जो हमारी नेशनल इनकम होती है वो सम टोटल होता है सारे नॉर्मल रेसिडेंट्स का। जितने भी नॉर्मल रेसिडेंट्स है उन सबकी इनकम्स का जब आप टोटल करते हो तो वो बन जाता है नेशनल इनकम। इज इट क्लियर? आई रिपीट, एक रेसिडेंट होने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत है। पहले कि आप यहाँ रहोगे, और दूसरा ये कहता है कि आप अर्न भी यहाँ करो, आप स्पेंड भी यहाँ करो और अक्यूमुलेट भी यहाँ करो। इसका मतलब कि आपका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो इसी कंट्री में होना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा अगर आपको हमारी कंट्री का रेसिडेंट बनना है, अगर आप हमारी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट हैं, तो आपका सम टोटल ऑफ इनकम, जितना भी सम टोटल ऑफ इनकम हमारे जितने भी नॉर्मल रेसिडेंट है एक साल के अंदर जितने भी हमारे नॉर्मल रेसिडेंट जो है वो सम टोटल ऑफ इनकम जो कमाते हैं वो हमारा हो जाता है नेशनल इनकम। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ सेकेंड, following points need to be noted. Normal residence cover both individual and institution. Normal residence जो है वो दोनों चीजें कवर करता है, इंडिविजुअल भी कवर करता है और इंस्टीट्यूशन भी कवर करता है। आई रिपीट, नॉर्मल रेसिडेंट जो है वो दोनों चीजें कवर करता है, इंडिविजुअल भी और इंस्टीट्यूशन भी। सेकेंड, नॉर्मल रेसिडेंस इंक्लूड्स बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स। अगर आप नॉर्मल रेसिडेंट कहते हैं तो उसमें सिटीजन्स भी आ जाते हैं और नॉन सिटीजन्स भी आ जाते हैं। दैट इज फॉरेनर्स हु रिसाइड इन अ कंट्री फॉर मोर देन 1 year एंड हैव इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन दैट कंट्री। मतलब कुछ ऐसे फॉरेन सिटीजन्स हो सकते हैं जो हमारी कंट्री में 1 साल से ज्यादा रह चुके हो या रहते हो और उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हमारी कंट्री में है। थर्ड, इंटरनेशनल बॉडीज लाइक वर्ल्ड बैंक, WHO, that is World Health Organization, or International Monetary Fund are not considered. I repeat, international bodies जैसे World Bank, World Health Organization and International Monetary Fund are not considered resident of a country in which this organization operated but are treated as resident of international territory. वो कंसीडर किया जाता है इंटरनेशनल टेरिटरी का। However, the staff of this body are treated as normal resident of the country. मतलब बेसिकली ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डोमेस्टिक टेरिटरी में कंसीडर होते नहीं है। मतलब WHO है, वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ये सारा ऑर्गेनाइजेशन डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होते नहीं है, इनफैक्ट वो इंटरनेशनल टेरिटरी में होते हैं। पर उन ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करने वाले लोग हैं वो नॉर्मल रेसिडेंट हो सकते हैं इंडिया के। समझ में आया? आई रिपीट, वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होता नहीं है, वो इंटरनेशनल टेरिटरी में इंक्लूड होता है। लेकिन उन इंस्टीट्यूशन में जो काम करने वाले लोग हैं, जो उन इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, वो लोग हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं, वो लोग हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इंटरनेशनल बॉडी लाइक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन इंडिया is not normal resident of India, but Americans working in its office for more than 1 year will be treated as normal resident of India. Yes, मतलब वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया में लोकेटेड है इज नॉट नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। WHO नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है इंडिया की, पर जो अमेरिकन वर्कर्स जो इन ऑफिसेस में काम करते हैं, अगर वो 1 साल से ज्यादा इंडिया में रहते हैं तो वो हमारे लिए नॉर्मल रेसिडेंट कंसीडर होंगे। समझ में आया? नॉर्मल रेसिडेंट दोनों चीजें कवर करता है, इंडिविजुअल को भी कवर करता है, इंस्टीट्यूशन को भी कवर करता है। नॉर्मल रेसिडेंट कोई भी हो सकता है, हमारे सिटीजन्स भी हो सकते हैं और जो हमारे सिटीजन्स नहीं है वो भी हो सकते हैं। उसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे WHO, वर्ल्ड बैंक और IMF, ये सारे डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आते, ये सारे आते हैं इंटरनेशनल टेरिटरी में। पर इनके अंदर काम करने वाले जो लोग हैं वो अगर 1 साल से ज्यादा इंडिया में रहते हैं तो हम उन्हें नॉर्मल रेसिडेंट कंसीडर करते हैं। इज इट क्लियर?
Now, fourth is local employees working in foreign embassies located in the country are treated as normal and resident. For example, Indians working in US embassy located in India are resident of India. मतलब जो हमारे लोकल इंडियंस है जो फॉरेन एम्बेसीज में काम करते हैं, मतलब हमारे लोकल इंडियंस है लेकिन फॉरेन एम्बेसीज में काम करते हैं, तो उन्हें भी हम नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसीडर करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि इंडियन वर्किंग इन यूएस एम्बेसी लोकेटेड इन इंडिया, कोई इंडियन जो है जो यूएस एम्बेसी में काम करता है जो इंडिया में लोकेटेड है, ठीक है, तो आर रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिफ्थ, workers from across the border who cross the border in the morning to work in other country, like Indians who work in Nepal and return in evening, are not resident of the country where they work. I repeat, workers from across the border who cross border in morning to work in other country, like Indians who work in Nepal, बहुत सारे ऐसे इंडियंस हैं जो नेपाल में काम करते हैं और शाम में वापस से इंडिया में आ जाते हैं, are not residents of the country where they work, तो वो नेपाल के रेसिडेंट नहीं होते, वो इंडिया के रेसिडेंट होते हैं। समझ में आया? मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कम्यूट करते हैं देश के बीच में, मतलब इंडिया से नेपाल में कम्यूट करते हैं, जो पूरा दिन काम नेपाल में करते हैं पर शाम में घर लौट आते हैं, मतलब इंडिया लौट आते हैं, ठीक है, तो वो कोई नेपाल के रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे, वो लोग इंडियन रेसिडेंट ही कहलाते हैं, ठीक है। फिर आता है नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंक्लूड्स सिटीजन्स ऑफ इंडिया, इंडिया के जो सिटीजन्स होते हैं वो, सिटीजन्स ऑफ अदर कंट्री हु नॉर्मली रिसाइड्स इन इंडिया फॉर मोर देन 1 ईयर, वो लोग भी जो लोग इंडिया में रहते, मतलब जो है फॉरेन के पर वो इंडिया में 1 साल से ज्यादा रहे हैं, मतलब जो जिनके सिटीजन्स ऑफ अदर कंट्री, जो दूसरी कंट्री के सिटीजन्स है, बेसिकली जो हमारे नॉन सिटीजन्स है, ठीक है, जो इंडिया में रिसाइड कर रहे हैं 1 साल या 1 साल से ज्यादा और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री में, ठीक है। फिर सिटीजन्स ऑफ इंडिया वर्किंग इन इंटरनेशनल बॉडीज, जो इंटरनेशनल बॉडीज में काम करते हैं वो, फॉरेन बॉडीज लाइक बैंक्स एंड एंटरप्राइज ऑपरेटिंग इन इंडिया एंड फॉरेन एम्बेसीज लोकेटेड इन इंडिया, ये सारे लोग जो है वो नॉर्मल रेसिडेंट कंसीडर होंगे। अगेन जो हमारे सिटीजन है वो तो है ही, जो हमारे सिटीजन नहीं है पर 1 साल से ज्यादा हमारी कंट्री में रहे हुए हैं और जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री में है वो लोग भी। थर्ड, जो लोग यहाँ पर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, जो लोग इंटरनेशनल बॉडीज में काम करते हैं, बैंक्स में काम करते हैं, वो भी इंडियन सिटीजन कंसीडर किए जाएंगे, और वो फॉरेन एम्बेसीज जो हमारे वहां पर है पर हमारे लोकल यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो वो भी कंसीडर किया जाएगा एज रेसिडेंट। इज दैट क्लियर? ओके, अब ये दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है वो देखते हैं। सिटीजनशिप एंड रेसिडेंटशिप आर 2 डिफरेंट टर्म्स। आप सिटीजनशिप देखो और रेसिडेंटशिप देखो, दोनों अलग अलग चीजें। इट इज बेसिकली अ लीगल कंसेप्ट बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ अ पर्सन और सम लीगल प्रोविजन। ओके, इट इज बेसिकली अ लीगल कंसेप्ट बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ अ पर्सन, किसी भी इंसान के बर्थ के ऊपर डिपेंड करता है या फिर कोई भी लीगल प्रोविजन जो अलाउ करता है उसको सिटीजन कहलाना है। जैसे इंडिया में अगर कोई इंसान इंडिया में बॉर्न हुआ है तो वो नेचुरली ही इज एन इंडियन। ओके, इफ यू आर बॉर्न इन इंडिया देन यू आर इंडियन, बट अ पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर बॉर्न हुआ है और वहां पे मतलब इंडिया में सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करता है एंड इंडियन लॉ अलाउज हिम टू बिकम इंडियन सिटीजन, और इंडियन लॉ अलाउ करता है उसे इंडियन सिटीजन बनने के लिए, तो दैट इज इंडियन सिटीजन। ओके, सिटीजन क्या होता है, अगर आप यहाँ पर बॉर्न हुए हो तो आप इंडियन हो, और दूसरा अगर आप यहाँ पर बॉर्न नहीं हुए बट यू आर अप्लाइंग फॉर बीइंग इंडियन सिटीजन तो यू आर कंसिडर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब रेसिडेंट, इकोनॉमिक कंसेप्ट बेस्ड ऑन बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म बाय पर्सन। रेसिडेंट जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बात करता है, ठीक है, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बेस पर काम करता है रेसिडेंशिप। An individual is normal resident of a country if he ordinarily resides in the country for a period of more than 1 year and his center of economic interest also lies in that country. बार बार एक ही चीज बता रहा है कि हर वो इंसान रेसिडेंट है जो आपकी कंट्री में 1 साल या 1 साल से ज्यादा रुका हो और वो पर्सन जो है उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री में,
ठीक है, एक चीज कंसीडर करनी, अ पर्सन कैन बी सिटीजन ऑफ वन कंट्री एंड एट द सेम टाइम रेसिडेंट ऑफ अनदर कंट्री। एक कंट्री के आप सिटीजन हो सकते हो और रेसिडेंटशिप आपका किसी और कंट्री में हो सकता है। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल कि मैं इंडियन सिटीजन हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा कामकाज और मेरा रहने का यूएसए में है, तो आई हैव द रेसिडेंटशिप ओवर देयर, पर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। इज दैट क्लियर? I hope it is very much clear, students, and am I making sense to you all? Now we will study about factor income and transfer income. अच्छा, सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ दो चीज ध्यान में रखो, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम, वर्ड फैक्टर इनकम, मैंने आपको चैप्टर 1 में ही ये बात समझाई थी कि जब आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हो और उसके अगेंस्ट जो इनकम जनरेट होती है उसे हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। आई रिपीट, एक ऐसा इनकम जो आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करने की वजह से आप अर्न कर रहे हो, वो फैक्टर इनकम है। ये हम लोग ने बहुत अच्छे से समझ लिया था, ठीक है। मतलब बेसिकली आप कोई भी प्रोडक्टिव सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो जिसके अगेंस्ट आपको इनकम जनरेट हो रहा है, तो फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम, इसके अगेंस्ट आपने कुछ किया नहीं है, कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज दी नहीं है, पर आपको मिल रही है, तो वो हो जाता है ट्रांसफर इनकम। ओके, लेट्स रीड। Payment received in exchange for rendering productive service is factor income, whereas the one received without providing any services in return is called transfer income. बिल्कुल ध्यान से याद कर लो इसको, कुछ कोई बहुत बड़ा साइंटिफिक रॉकेट साइंस नहीं है। फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम, फैक्टर इनकम वो इनकम होती है, मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि फैक्टर इनकम किस तरीके से बिल्ड होता है। फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करने की वजह से इनकम जनरेट होता है, वो होता है फैक्टर इनकम। ठीक है, मतलब आप कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड कर रहे हो जिसके अगेंस्ट आपको इनकम मिल रहा है, पर ट्रांसफर इनकम वो इनकम होता है जिसके अगेंस्ट आपने कोई भी प्रोडक्टिव सर्विस प्रोवाइड नहीं किया है पर आपको इनकम जनरेट हुआ है, वो होता है ट्रांसफर इनकम। ओके, is it clear? So here the words clearly goes, I'm repeating again, payment received in exchange for rendering productive service is factor income, whereas the one received without providing any services in return is transfer income. My national income includes only factor income, not transfer income. नेशनल इनकम में सिर्फ और सिर्फ आपकी फैक्टर इनकम इंक्लूड होती है, ट्रांसफर इनकम इंक्लूड होता नहीं है। आई रिपीट, जब आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हो तो नेशनल इनकम में सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम इंक्लूड होती है, ट्रांसफर इनकम इंक्लूड होता नहीं है। फैक्टर पेमेंट इनकम, it means it comprises of rent, wages, interest and profit against land, labor, capital and entrepreneur. It is received in the return for rendering productive service. आपने कोई प्रोडक्टिव सर्विस दिया है, उसके रिटर्न में आपको ये मिल रहा है। थर्ड, इट इज एन अर्न इनकम, आप कमा रहे हो, ठीक है, अर्निंग कंसेप्ट है इसमें, यू हैव टू अर्न इट। इट इज बायलैटरल पेमेंट, बायलैटरल, दोनों तरफ से, देयर आर टू पार्टीज इन्वॉल्व, वन हु इज प्रोवाइडिंग, who is rendering, and against which one is paying for it, one who is rendering and other one who is consuming. Okay, जो consume कर रहा है जिसके against वो pay कर रहा है, that is two parties are involved in it. Is it clear? Now it is included in national income, ये national income में include की जाती है, ठीक है। जबकि ट्रांसफर पेमेंट इट कंप्राइजेस ऑफ गिफ्ट्स, सब्सिडीज, डोनेशंस एंड स्कॉलरशिप, किसी भी तरीके की गिफ्ट, सब्सिडीज, डोनेशन और स्कॉलरशिप्स मिलती है वो होती है ट्रांसफर इनकम। इसके अगेंस्ट आपने कुछ दिया नहीं है, आपको ऐसे ही मिली है, दैट इज ट्रांसफर इनकम। इट इज रिसीव्ड विदाउट प्रोवाइडिंग एनी गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न, मैंने कहा आपने कुछ भी नहीं दिया, ना ही गुड्स ना ही सर्विसेज, that is transfer income. It is unearned income, that is receipt concept. Unearned income मतलब इनकम तो जनरेट हुई है पर आपने कमाई नहीं है, you just got it, आपको सिर्फ मिल गई है। It is unilateral payment, only one party is included, सिर्फ एक ही पार्टी इंक्लूडेड है। It is not included in national income, national income में ये इंक्लूड होता नहीं है। ओके, आई होप फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम आपको बहुत क्लियर हो गया है। इज इट क्लियर? ओके, सो दैट्स इट फॉर द डे स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।
If you have any doubts, we'll discuss in live interactive session. Thank you so much.